यूपी पीजीटी ज्योग्राफी एग्जाम 2026 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के। टारगेट है दोस्तों 9-10 मई। एक बार आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे इस प्रैक्टिस सेट को। 7 दिन लगातार आप लोग मॉक दीजिए एएस के टीचिंग टेम्पल के साथ मिलकर। बहुत ही शानदार तरीके से टॉप 125 एमसीक्यूज होंगे। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। लगातार ये तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऑलरेडी 2 अपलोड है चैनल पर, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। आइए यूपीपीएससी जैसी वाले भी जरूर सॉल्व कर लेंगे। आइए पहला प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, पहले का आंसर आप लोग भी कमेंट करते हुए चलेंगे। पहले का क्या क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा दक्षिणतम में स्थित है। सभी दोस्तों को पता है, इजी क्वेश्चन है। चेन्नई, कोच्चि, मंगलुरु, तुतिकोरिन। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा पहले का, तो पहले का राइट आंसर दोस्तों डी, तुतिकोरिन। ये दक्षिणतम में स्थित है। सभी 13 बंदरगाह आपको याद होने चाहिए, उनका लोकेशन भी याद होना चाहिए। मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर भी कराया हूँ लेक्चर लेते वक्त, तो अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिएगा और क्लियर करके बिल्कुल अच्छे से प्रश्नों को गलत ना करें। और वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर ये बताएंगे कि 125 प्रश्नों में आप सभी दोस्तों का कितना सही हो रहा है। 7 दिन लगातार आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए एएस के टीचिंग टेम्पल के साथ मिलकर। चलिए अगला है क्वेश्चन, वह आधार है जिस पर भारत की जनगणना प्रवासन पर विचार करती है। जन्म स्थान से, निवास स्थान से, मृत्यु स्थान से, या जन्म स्थान और निवास स्थान दोनों से। चलिए कमेंट करिए, ये भी प्रश्न अच्छा हो सकता है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी, जन्म स्थान और वास स्थान दोनों से। तो जो प्रश्न अति संभावित होंगे 9-10 मई को एग्जाम में आने की जिसकी संभावना प्रबल होगी, मैं उसको स्टार भी कराता चलूँगा, अच्छे से आप लोग को अवेयर भी करता चलूँगा। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। सेशन को, आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर को 3 को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और जो मित्र नए चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली लगातार 7 दिन आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर लीजिए। आप देखेंगे अच्छे से आप लोग 2-4 प्रश्न या कई प्रश्न आप लोग आगे रहेंगे। तो अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं, 13वीं शताब्दी में अहोम लोग वर्तमान से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए। चीन, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार। तो राइट आंसर है 3 का डी, म्यांमार। डी इज द राइट आंसर। चलिए 4th क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, खाली स्थान पे आपको फिलअप करना है, राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है किस में है। और 2011 की जनगणना को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो लगातार आप लोग रिवीजन करिए, क्योंकि समय अब है नहीं, 1 हफ्ते की टाइमिंग है। अच्छे से रिवीजन करिए और डेली मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। चीज़ें क्लियर रहेंगी, एग्जाम हॉल में आपका बेहतर प्रदर्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 2011 की जनगणना को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथे का राइट आंसर दोस्तों बी, पंजाब है। बी राइट आंसर है। चलिए 5वां क्वेश्चन कमेंट करके बताइए दोस्तों। भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्नलिखित में से किस कालावधि के दौरान था। तो किस कालावधि के दौरान था, 1901, 1921। ये तो इजी प्रश्न है, आप लोग बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। किसी भी मित्र का ये प्रश्न है, 5वां गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बताइए, भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण निम्नलिखित में से किस कालावधि के दौरान था। तो किस में, 1901, 21, 1921, 51, 1951, 81 या 1981, 2001। तो राइट आंसर है, सीधा आंसर दिख गया होगा 5वें का सी भैया, 1951, 81 के बीच में। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। चलिए, और जो जेआईसी का पेपर था दोस्तों, जेआईसी का पेपर 3 मई को था, ये कैंसिल हो गया डेट। अब ये चला गया दोस्तों 7 जून को होगा पेपर। तो 7 जून को जो मित्र जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को भी वो लोग अटेम्प्ट करेंगे। और इसको एग्जाम होने के बाद दोस्तों हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे जीआईसी के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र, तो भैया ये है राइट आंसर, तृतीय, 5वीं, चतुर्थ, छठी। तो 6वीं का राइट आंसर दोस्तों है सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2023-24 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था। 2023-24 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात, राजस्थान। तो किसने किया था, डेटा आपको पता होना चाहिए। तो 7वें का राइट आंसर दोस्तों है सी, गुजरात ने किया था। सी इज द राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी है। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
यहाँ नहीं बताना है। तो जो प्रश्न सही बताना है कि नहीं बताना है उस पर गोला कर लिया करिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम की प्रश्न हमें किस में देना है ये आपको क्लियर रह सके। नहीं तो आता हुआ प्रश्न आप लोग सिली मिस्टेक की वजह से आप लोग गलत कर जाएंगे, और सिली मिस्टेक, मानवीय भूल, ह्यूमन एरर हुआ तो चीज़ें बिगड़ने की संभावना में बदल जाएंगी। तो राइट आंसर क्या है इसका, 8वें का बी, प्रादेशिक असमानताएं कम हुई, ये गलत है। बाकी ये है, ये है, ये है। और पंचवर्षीय योजना, और दोस्तों इस तरीके से हरित क्रांति से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे ज्योग्राफी में। चलिए 125 क्वेश्चन आएंगे आपके दोस्तों पीजीटी में, पीजीटी ज्योग्राफी से, और 120 प्रश्न आपके दोस्तों आएंगे किससे, 80 क्वेश्चन ना, हाँ 80 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, जीआईसी में, और 40 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे, जीआईसी में ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगर आप भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी में हैं, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी में हैं, तो आप कहाँ हैं इस समय, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। इजी क्वेश्चन है, 9वें का राइट आंसर दोस्तों ऐसी बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी चेन्नई बेंगलुरु कहते हैं, सभी दोस्तों पता है आप लोग को, इजी क्वेश्चन था, अच्छा भी प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कोयला खदानों के निकट स्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कोयला खदानों के निकट स्थित है, राउरकेला, भद्रावती, बोकारो, भिलाई। 10वें का राइट आंसर है सी, बोकारो। कहाँ है जरा कमेंट करके बताइए, मैं सभी दोस्तों कमेंट देख रहा हूँ, बिल्कुल करिएगा कमेंट। चलिए कमेंट करके बताइए बोकारो कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन, ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार करिए इसे भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं हुआ है, तो नहीं पूछा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूमिगत जल ऊर्जा, संभाव्य संसाधन पूछा है। तो 11 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे पवन ऊर्जा तो है, सौर ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है, इसमें संभाव्य ऊर्जा कौन है दोस्तों, भूमिगत जल ऊर्जा नहीं है, डी, 11 का डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित जल विद्युत योजनाओं में से कौन सही सुमेलित है, तो टाटा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु, पायकारा ये कर्नाटक, पल्लीवासल केरल, शरावती परियोजना महाराष्ट्र। शरावती सीधा गलत दिख रहा है क्या, जरा कमेंट करके बताइए, कौन सही सुमेलित पूछ रहा है, बिल्कुल गलत दिख रहा है आपको। 12 का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों सी, पल्लीवासल ये केरल में है, बाकी सभी गलत हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, खनिज हो गया और खनन शहर, मतलब कौन सा खनिज किस शहर से खना गया है, मतलब खनन किया गया है। तांबा किसके लिए जाना जाता है, बहुत ही पता होगा सभी दोस्तों को, पता है तांबा राजस्थान में होता है बिल्कुल, और उसी के एरियाज के भी नाम दिया होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। लौ एस्क, मैग्नीज, बाक्साइट कटनी। चलिए देखते हैं, अब आप लोग 13 का आंसर यहाँ से मिलाइए, कौन सही बताना है आपको, तो कौन सुमेलित है, चलिए बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बनेगा क्या, 13 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों सी, मतलब 1 और 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 और 3, तांबा चित्रदुर्ग, और आपका मैग्नीज है दोस्तों बेल्लारी, ठीक है, सॉरी भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। अच्छा प्रश्न है, चूना पत्थर से आता है, सिलिका, अभ्रक, फ्लोराइड। तो आसानी से बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। तो 14 का राइट आंसर दोस्तों सी, अभ्रक की वजह से आता है। अच्छा प्रश्न, स्टार कर लेंगे, मैं तो उसको सोच लिया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, आप लोग ऐड देखे होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अधोलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो स्टील प्लांट और लौ एस का स्रोत देखेंगे, जमशेदपुर पता है आप लोग को, जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया, भिलाई, दुर्गापुर, इनको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेंगे, अगर नहीं अभी तक रिवीजन किए तो बिल्कुल रिवीजन कर लेंगे, प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा जरा आप लोग देख लीजिए, 15 का ऑप्शन देखिए, 15 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए, 1 3 2 4। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आइए मिलाते हैं। जमशेदपुर सीधा दिख रहा होगा ऑप्शन, गुरु महिसानी, विश्वेश्वरैया केमानगुंडी खाने, एंड भिलाई ये डल्ली हरा श्रेणियाँ हैं, और दुर्गापुर ये बोलानी खाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चूज करना है। बांध और नदी, किस नदी पे कौन सा बांध है, स्टार कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, बताइए। तिलैया बांध, पंचेत बांध, राणा प्रताप सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका। माताटीला तो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो तिलैया बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माताटीला, इनको याद करके रखिएगा, प्रश्न आएंगे यहाँ से। 16 का कमेंट करिए,
16 का मिलाइए और कमेंट करके बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर दोस्तों ए राइट आंसर है। आइए मिलाते हैं। देखिए तिलैया बांध आपका बराका नदी पे है, बहुत ही बार पूछा गया है। पंचेत हिल ये दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर ये आपका दोस्तों किस पे, दूसरे पे चंबल पे, और माता टीला बेतवा नदी पर है। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा ताकि आपका रिवीजन भी बेहतर हो सके। और जो प्रश्न आप लोग गलत कर रहे हैं इसका आंसर मेरे द्वारा सही पता करेंगे तो इजीली वो प्रश्न आप भूलेंगे नहीं, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं तो इजीली आप लोग सही कर ले जाएंगे और बिल्कुल आएंगे इस प्रैक्टिस सेट से जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं 7 दिन लगातार। तो देखेंगे कई प्रश्न आपको एग्जाम में हुबहू मिलेंगे, तो निश्चित होकर अच्छे से आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे और अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर देंगे, अन्य मित्र भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए क्योंकि टाइम अब नहीं है, रिवीजन कर दिए, मॉक टेस्ट लगाइए। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, बिहार। ये जी क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर दोस्तों बनेगा ए, उत्तर प्रदेश में। बहुत बार पूछा गया, स्टार्ट कर लीजिए। चलिए 18 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। 18 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत में पीठमय एवं दलदली मृदा नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती? पीठमय एवं दलदली मृदा। केरल के कोट्टायम जिले में, उत्तरी कश्मीर, ओडिशा के तटीय प्रदेश, या उत्तरी बिहार के मध्य भाग में। जरा कमेंट करके बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों बनेगा क्या? 18 का बी, उत्तरी कश्मीर में नहीं मिलती है। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेडाल्फर मृदा का उदाहरण है? ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडाल्फर मृदा का उदाहरण पूछ रहा है। लेटराइट, कौली, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, रेड जीना मृदा। तो 19 का क्या होगा? कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। तो 19 का लेटराइट मृदा ए इज द राइट आंसर है। काली को ब्लैक सॉइल और रेगुलर मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कपास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मिट्टी है, ये आपको पता होगा। मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से, मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में रखें। तो गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो कौन सही उत्तर है, चयन करिए। मैंग्रोव वनस्पति के जो मतलब इसे कवर करते हैं जो एरिया, क्षेत्र की दृष्टि से आपको अवरोही क्रम में लगाना है। तो अच्छे से लगाइए। यहाँ से देखिए कौन सा एरिया है। 20 का राइट आंसर दोस्तों है बी, मतलब पहले आएगा आपका गोवा आएगा, फिर आपका उड़ीसा आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल आएगा। तो लगा सकते थे क्योंकि आप अच्छे थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देंगे, रिवीजन किए होंगे तो बिल्कुल लगा पाएंगे, क्योंकि तटीय एरिया वाले आप देख रहे हैं, इजीली लगा लेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए। 21 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन सा सघन वन के लिए है? तो कौन सा है सघन वन के लिए? 21 का राइट आंसर है बी, 12.24%। बी राइट आंसर है। भारत में चक्रवाती तूफानों की बारंबारता निम्नलिखित किन महीनों में सर्वाधिक है? तो किन महीनों में सर्वाधिक है? ये भी अच्छा प्रश्न है। शायद ये मॉक टेस्ट 1 या 2 में प्रश्न रिपीट हो चुका है। अच्छे से बिल्कुल आप लोग लगा लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 22 का डी राइट आंसर है। अक्टूबर और नवंबर मंथ में होता है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम के लिए, खासकर 9-10 मई और 7 जून जीआईसी एग्जाम के लिए। तो अच्छे से आप लोग इसे लगाइए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो के अंत में किसका कितना सही हो रहा है। आप हमारे साथ सीख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चूज करना है। चलिए ये ले जाएंगे, पढ़िए चारों को और अच्छे से बताइए 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बनेगा सी, मतलब 1, 2, 4। 1 और 2, 4। 1 हो गया, पहला वाला सही है और दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें निकाल ले जाएंगे आप लोग आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? किसने किया था ये? हैली, फ्लोन, कोटेश्वरम, स्टाम्प। पीजीटी एंड जीआईसी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे आप लोग, अच्छे से ट्रिपल स्टार करिए। तो कौन सा है राइट आंसर इसका? हैली ने किया था कि फ्लोन ने, कोटेश्वरम, स्टाम्प। 24 का बी, फ्लोन ने किया था, इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित है? तो बिल्कुल बता ले जाएंगे। ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? देखिए मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम हॉल में। जो भी गलतियाँ करना है मॉक देते वक्त आप लोग सीख जाइए अच्छे से, ताकि एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस बेहतर रहे आप लोग का। तो कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, पटना, हैदराबाद। आंसर दिख रहा होगा आप लोग को, कमेंट करिए। भोपाल नहीं है। चलिए, मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। अब ये तो इजी प्रश्न है, सभी दोस्तों का सही होना चाहिए। मंदाकिनी अलकनंदा में कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग। देखिए मैं आपको बता दूं, जो महापंच प्रयाग हैं, बिल्कुल वहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बन रही है। तो अच्छे से आप लोग देख लेंगे। 26 का ए,
रुद्रप्रयाग में, और मैक्सिमम रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग यही दो पूछे गए हैं अभी तक ज़्यादातर। अच्छे से ध्यान में रखेंगे, रिवीजन कर लेंगे। मंदाकिनी अलकनंदा वाला ये है, ठीक है। चलिए, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है आपस में? जोजिला दर्रा, बिल्कुल आप लोग बताइए। लेखपाल का मैं लेखपाल एंड लोअर पीसेस के लिए क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे से दर्रा भी पढ़ा चुका हूँ, नदियों को भी पढ़ा चुका हूँ, इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो जो मित्र तैयारी किए हैं, इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एएस के जो मित्र नए क्लास कर रहे हैं या जो मित्र को तैयारी करनी है, लेखपाल का भी समय है, तो एएस के टीचिंग टेम्पल को आप लोग विजिट करिए, और चीज़ें अच्छी लगे तो बिल्कुल आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है आपस में? जम्मू से श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर के बारामूला को, श्रीनगर से लेह को, लेह से मनाली को। तो 27 का राइट आंसर बनेगा सी, श्रीनगर से लेह। जोजिला श्रीनगर लेह इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय सीमा में निम्नलिखित में से कौन सी शिखर सबसे ऊंचा है? भारतीय सीमा में, इंडियन सीमा में निम्नलिखित में से कौन सी शिखर सबसे ऊंचा है? कौन सी शिखर सबसे ऊंचा है दोस्तों? आइए देखते हैं कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत। ऊंचाई सभी दोस्तों आपको पता होगी, ठीक है। तो ना पता हो तो रिवीजन कर लेंगे, अभी भी वक्त है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा सभी महत्वपूर्ण चोटियों की ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत। 28 का राइट आंसर है बी, कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची सीमा पूछ रहा है, बाकी आपको ये वाला तो पता ही है कहाँ पे है, मुझे बताने को ये सोता नहीं है। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में है? तो कितनी? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तट की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में? 5 की, 6 की, 7 की, 8 की? कितनी? नाम तो पता होगा आपका। 29 का राइट आंसर सी, 7वें की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र में एकरूपता के सिद्धांत, ये अच्छा प्रश्न स्टार्ट करेंगे पीजीटी वाले। एक क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? गॉटमैन, जॉन्स, हार्टसोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर दोस्तों बी, जॉन्स ने किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में बांध हैं और सूची 2 में किस बांध पर स्थित हैं, किस नदी पर स्थित हैं। आकोसोम्बो बांध, करीबा बांध, बहुत ही प्रसिद्ध ये बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुबर बांध भी महत्वपूर्ण है। पंचेत हिल, अभी पंचेत आपको देख के आ रहा है, पंचेत दामोदर पे है, मैं एक बता दे रहा हूँ। आप लोग आप मिला ले जाएंगे, मुझे आशा है पूरा। मैं बिल्कुल यहाँ से प्रश्न देखिए, राइट आंसर है ए राइट आंसर है। तो मिलाइए कौन किससे संबंधित है। अकोसम्बो बांध ये है दोस्तों आपका बोल्टा रिवर पर। करीबा बांध है दोस्तों जाम्बेजी नदी, बहुत पूछी गई है। और हुबर बांध है दोस्तों कोलोराडो नदी पर। और पांचेत है दामोदर। एक बता दिया था, अगर आप लोग मिलाते तो इजीली आप लोग मिला ले जाते। देखिए क्योंकि एक डी मिलाते तो कोई किसी एक और में नहीं है डी एक, तो इससे कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, एक से मिलने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये होता है इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है। आइए मिलाते हैं सूची 1 सूची 2 पुनः। 32 क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, लंदन किस नदी पर है? हैदराबाद मूसी नदी पर, ये मैं एक बता दे रहा हूँ। पेरिस सी नदी पर है, लो भैया मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ। लंदन थेम्स नदी पर है, ये भी बता दो। बैंकॉक चाया फ्राया नदी पर है। तो अब तो मिला ही ले जाएंगे दोस्तों आप लोग। चलिए 32 का राइट आंसर दोस्तों है 32 का डी राइट आंसर है, मैं बता दिया हूँ सभी पर, अच्छे से आप लोग मिला भी लेंगे। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कुली बांध किस नदी पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी पर, नीपर है, टेनेसी मिसिसिपी नदी पर। तो 33 का ये राइट आंसर कोलंबिया। विश्व ग्रांड कुली जो बांध है कोलंबिया नदी पर, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे। फिर मिलाइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ला पाल्मा, क्रेट का द्वीप, वाइट द्वीप, किस देश में है सभी द्वीप? तो अच्छे से मिलाइए। 34 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 34 का राइट आंसर है बी, मतलब 1 और 2, लापलाम स्पेन, क्रीट का है दोस्तों ग्रीस। सही से मिलते हैं ये दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है? चलिए बताइए, एशिया का ऐसा कौन सा देश है इन 4 ऑप्शन में जो भूमि से घिरा हुआ है? इसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 35 का बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान। तो आंसर दिख रहा होगा 35 का डी है, उज्बेकिस्तान है। आप इंडिया के ऊपर देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा इस तरह, यहाँ पे देखेंगे उज्बेकिस्तान, इस साइड भी देखेंगे तो चीज़ें दिख जाएंगी आपको। चीन के निम्न नगरों का उत्तर से दक्षिण कौन सा सही है अनुक्रम है? उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है। संघाई, टिनसिन, कैंटन या सिंगटाओ। 36 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा 36? आइए देखते हैं। 36 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बनेगा, ये ऑप्शन है 36 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे
बी। 2 4 1 3। चलिए वेनिस। वेनिस जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है, वेनिस जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है, अवस्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, ग्रीस में, उत्तर पूर्व इटली में, सिसिली में। तो आंसर देख क्या होगा? इटली में है ना, उत्तर पूर्व इटली में है। इजी क्वेश्चन था। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न में से कौन सी प्रचलित है? तो उत्तरी अमेरिका के मैदानों में कौन इनमें से प्रचलित है? व्यावसायिक डेयरी की खेती है, व्यावसायिक अनाज की खेती है, विशिष्ट बागवानी खेती है, चावल प्रमुख गहन जीवन निर्वाह खेती है। तो 38 का राइट आंसर बी दोस्तों, व्यावसायिक अनाज की खेती, बी राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, समझते रहेंगे। 39 देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश, दक्षिण पूर्व एशिया में, मैप को समझते हुए चलेंगे और थोड़ा सा मैपिंग वाले प्रश्नों को तैयार करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश भूमि के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में इस प्रश्न को करा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आप लोग को सजेस्ट भी करना चाहूँगा। मैं डेली 3 प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड वाले, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वाले, जो जिसकी संभावना प्रबल होती है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की, तो 3 प्रश्न डेली पोस्ट करता हूँ। आप लोग अटेम्प्ट कर लिया करिए जाकर, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में, एएसके टीचिंग टेम्पल की कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे आप लोग, तो प्रश्नों को आप अंबार दिखेगा। अंबार दिखने का कहने का मतलब ये 600 प्लस प्रश्नों को मैं अभी तक पोस्ट कर चुका हूँ, वो भी महत्वपूर्ण वाले। चलिए 39 देखिए, 39 का राइट आंसर दोस्तों ये इंडोनेशिया, इजी क्वेश्चन था ये भी। अच्छा प्रश्न, स्टार कर लेंगे। सुएज नहर किन 2 जल निकाय को जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार करिए पहले, तुरंत इसे स्टार करिए। सुएज नहर किन 2 जल निकाय को जोड़ती है आपस में? तो पीजीटी वाले ध्यान देंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब, लाल सागर। तो पहले का राइट आंसर है 40 का क्या होगा? सी ना, लाल सागर, भूमध्य सागर। ये सुएज नहर वाला पूछा है, 40 का सी। चलिए, लाल सागर, भूमध्य सागर। ट्रांस कैनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट किन 2 शहरों को जोड़ता है? ट्रांस कैनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट किन 2 शहरों को जोड़ता है? मैनिटोबा ओटावा, रेजिना गुस्बे, क्यूबेक व्हाइट हॉर्स या वैंकूवर सेंट जॉन सिटी। तो राइट आंसर है डी। अच्छा प्रश्न था ये भी, इंपॉर्टेंट है। चलिए डी राइट आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसे तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये लिए आप लोग बता ले जाएंगे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पानी की उपलब्धता, श्रम, बाजार, उपयुक्त सभी। तो सभी हैं, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। उद्योगों के स्थानीयकरण का कौन सा प्रधान कारक नहीं है? उद्योगों के स्थानीयकरण का कौन सा प्रधान कारक नहीं है? कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन, जल आपूर्ति, परिवहन। देखिए अच्छे से लगाएंगे पीजीटी वाले। आशा करता हूँ जो मित्र रिवीजन कर रहे हैं बिल्कुल प्रश्नों को लगा ले जाएंगे। 43 का डी है, परिवहन। डी इज द राइट आंसर। विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, इटली। 44 का ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए इज द राइट आंसर। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है स्वामित्व के आधार पर? 45 का ए, नवीकरण योग्य संसाधन, ए इज द राइट आंसर। 46 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लौह इस्पात केंद्र को यूएसए के का जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करिए। और प्रश्न बना भी है, तो यूपी में भी आस्थान आप लोग बता सकते हैं। इसका तो हो जाएगा 46 का पहले पिट्सबर्ग, और यूपी का नहीं केवल आप जानते रहिए बस ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन, भारत, रूस, कोलंबिया। तो विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चाइना है, भारत है, रूस है, कोलंबिया है। तो कौन हो जाएगा? 47 का ए, 47 का ई, चाइना ही है, सभी दोस्तों को पता है। अनुकूलतम विकास के लिए फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे कमेंट करके बताइए। कपास, गन्ना, चाय, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए 48 का डी है, उपयुक्त सभी होगा। कपास के लिए भी, गन्ना के लिए भी, चाय के लिए भी। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। कर्तन एवं दहन कृषि, जिसे स्लैश एंड बर्न, कर्तन एवं दहन, इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कहते हैं इसे, किसी को मध्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? प्रश्न कई बार बना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मिल्पा, झूमिंग, लदांग, रोका। 49 का ए, मिल्पा कहते हैं, इसी को स्लैश एंड बर्न खेती के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, मुर्गी पालन, खनन, स्वास्थ्य। ये सभी प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए आप सभी दोस्तों से। सीधा आंसर है डी, मतलब पहले आएगा कृषि आएगा, दूसरा मुर्गी पालन आएगा, तीसरा खनन आएगा। चलिए 1967 में किसने उत्तर प्रदेश की 1967 1967 में किसने यूपी की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में
अभी निर्धारित किया था। शायद ये प्रश्न मॉक टेस्ट 2 में आया हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। 51 का राइट आंसर दोस्तों है सी, SS भाटिया। पीजीटी वाले ध्यान रखेंगे, पीजीटी वाले ध्यान में रखेंगे इसी प्रश्नों को। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। हुबर, लॉस, प्रेट, स्मिथ, बहुत ही अच्छे से इनके विषय में आप लोग पढ़े होंगे। तो हुबर के विषय में लॉस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्मिथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ बिल्कुल आप लोग मिला ले जाएंगे। तो मिलाइए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर दोस्तों बी। आइए मिला लेते हैं। पहले का सीधा देखिए, हुबर है, चौथे से संबंधित है, लाभ को अधिकतम करना है। 52 का बी है ना, हाँ। तो लॉस का है दोस्तों लाभ की अधिकतम करना, और प्रेट का है सेकेंड, विपणन क्षेत्र को सेकेंड है, या सॉरी व्यापार परक मैट्रिक्स। स्मिथ है क्षेत्र लागत वक्र सिद्धांत। चलिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय क्षेत्र, सकल पूंजी निर्माण, ये आर्थिक व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर है, इजी प्रश्न है। 53 का बी है, सकल घरेलू उत्पाद है, अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। 53 का बी राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी खानाबदोश चरवाहे स्कीमो, बोरो, पिग्मी, मसाई? मैं बार बार हर मॉक टेस्ट में बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आप सभी दोस्तों को अवेयर करता रहता हूँ। स्कीमो, पिग्मी, मसाई और जो कालाहारी में बुश्मैन जनजातियाँ रहती हैं, इन सभी जनजातियों को घर जो इनके संसाधन के पार्ट्स होते हैं उनको याद करके रखिएगा। प्रश्न बने हुए हैं एग्जामों में, इनके घर को भी क्या कहते हैं ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आया हुआ है। 54 का राइट आंसर है, 54 का डी मसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करिए। मसाई राइट आंसर है, खानाबदोश हैं मसाई लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो प्रजाति और जनजाति लोग, निग्रिटो, मंगोलायड, मेडिटेरियन, नार्डी। कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? 55 का सी है, सी मेडिटेरियन। ये खिरगिज है, ये गलत है, ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट। नगरी ग्राम प्राय पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, चाइना में, भारत, श्रीलंका। किस में पाए जाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया था? ये तो बहुत ही इजी का प्रश्न है। 57 का सी है, ग्रिफिथ टेलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लीजिए पीजीटी वाले मित्र। एल्सवर्थ किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? 58 बी ग्रामीण शहरी संताप्य। चलिए आइए 58 क्वेश्चन की तरफ हम लोग 59 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जनसांख्यिकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? ध्यान से आंसर करिए इसका, यह प्रश्न अच्छा है। उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक बढ़ती अवस्था, देर से बढ़ती हुई अवस्था, या निम्न स्थिर अवस्था? 59 का राइट आंसर दोस्तों ए उच्च स्थिर अवस्था। इसे थोड़ा सा स्टार कर लीजिए क्योंकि आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकी मानदंड जनसंख्या वृद्धि को दर को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? बी प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है किससे? इजी क्वेश्चन है, किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर लेंगे। निम्नलिखित देशों में कौन सा जनांकी संक्रमण का विस्तार अवस्था है? जापान, पेरू, यूएसए, कनाडा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोग्राफी से पूछा गया है सभी प्रश्न। तो भैया 62 का राइट आंसर है दोस्तों बी पेरू। 62 का बी राइट आंसर है। भूदृश्य, इसको तो स्टार करेंगे पीजीटी वाले और आंसर अच्छे से देंगे। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। उत्कथन किसका है? ब्लास का, डिमांजिया का, सावर का, ब्रुन्स का। तो 63 का राइट आंसर है सावर, कार्ल सावर का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। आइए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए अच्छे से आप लोग। कौन राइट आंसर है? अरब की भूगोलवेत्ताएं और किताबें उनकी, अल मसूदी, अल इदरीसी, अल बरूनी, इब्न बतूत, इब्न खालदून। ये बहुत ही बार प्रश्न बन चुका है मॉक टेस्ट में और एग्जाम में भी आने की संभावना प्रबल है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 64 का राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर। आइए मिलाते हैं हम लोग। पहले का अल मसूदी का दोस्तों है थर्ड, किताब मुल अल दहाब, और अल इदरीसी का टेबुल रोज रियाना, और अल बलौनी का है दोस्तों किताब अल हिंद, इब्न खालदून का मुकद्दिमा। अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, 2 से 3 बार जरूर, 2 बार तो बिल्कुल आप लोग मॉक टेस्ट को अटेंड कर लेगा। पुस्तक और लेखक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी, मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, द पल्स ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट है, और ला जाग्राफी ह्यूमन। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 65 का आंसर कमेंट करिए। 65 का राइट आंसर दोस्तों डी राइट आंसर है। ए का चौथा है, ए का 4 है, ठीक है, ए वाला 4 है, ध्यान में रखेंगे, मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये दोस्तों? 65 था ना? हाँ 65 था। आइए 66 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ से
अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। 1969 में 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतक फलक मानवतापरक भूगोल हो गया? तो किसके भैया, ये भी अच्छा प्रश्न है। एंटीपोड में क्या दिख रहा है आपको? 66 का राइट आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है एंटीपोड। 66 का भी अच्छा क्वेश्चन नहीं, स्टार्ट कर लीजिए, इसलिए मैं पहले बता दिया आप लोग को। संभाव्यवाद, ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। संभाव्यवाद संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? संभाव्यवाद, डी टेलर, ओचके स्पेट, मैकेंडर या वाइडले ब्लास? संभववाद भैया किससे संबंधित है? कई बार प्रश्न हो चुका है, 1 2 मॉक टेस्ट जरूर दे लेंगे। अभी जो मित्र पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, 7 दिन लगातार आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल से मिलकर लगातार मॉक टेस्ट दीजिए, साथ में रिवीजन करते रहिए, तो इजीली चीज़ें आसान हो जाएंगी। कुछ तो मैं आसान कर ही दूंगा। चलिए आप लोग अच्छे से बने रहिए। 67 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 7 का बी, OH की स्पेट है। संभाव्यवाद OH की स्पेट से संबंधित है। 67 का राइट आंसर है बी। अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्न में से या निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? जम्बू, शक, पुष्कर, शामली। मैप के थ्रू मैं बताया हूँ, LT क्लास जब लिया था ज्योग्राफी के लिए, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और जो मित्र रिवीजन नोट्स बनाए होंगे आप लोग अपना, तो रिवीजन में या मैप जरूर देख लेंगे। तो किस पार्ट में है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, पौराणिक द्वीपों में, तो किससे संबंधित? 68 का कमेंट करिए बी, शक द्वीप। बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया वाला शक द्वीप है। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्रण प्रस्तावित किया? किसने किया? मैकेंडर, स्टॉम, गेडिस, इनमें से कोई नहीं। 69 का बी है दोस्तों, LD स्टाम्प है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आइए 70 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो किसने? हिटनर, कार्ल रिटर, रिचथोफन, कार्ल सावर। ये सभी प्रश्न की इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। 70 का राइट आंसर दोस्तों है ए, हिटनर साहब हैं। ठीक है। उस यूनानी भूगोलवेत्ता का चिन्हित कीजिए जो पुस्तकालयाध्यक्ष था, वह नील नदी के करीब कर्क रेखा पर साइन पर प्रयोग किया था भैया। टॉलमी, हेरोडोटस। क्या दिख रहा है? हेरोडोटस। बिल्कुल यहाँ पे हेरोडोटस नहीं हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए मिलाते हैं हम लोग, सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं अच्छे से। कौन राइट आंसर होगा? क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, क्षेत्र वर्णन विवेचना है, संकल्पना भूदृश्य की संकल्पना है। अभी देख के आ रहे हैं, रिमलैंड अभी देखें, मतलब मॉक टेस्ट 2 में देखे होंगे। और जैविक राज्य की संकल्पना ईजी है, बहुत ईजी है, अच्छे से लगा ले जाएंगे, मुझे आशा है। चलिए 72 का राइट आंसर दोस्तों ए है। तो आइए मिला लेते हैं, 1 2 3 4 सीधा आंसर मिलाया हुआ है। तो बिल्कुल चित्र रिचथोफन है, बुद्धिस्ट कार्ल सावर है, रेमलैंड स्पाइकमैन, जैविक राज्य की संकल्पना रेडजेल है। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चित है। चलिए पुनः मिलाइए। उपागम और केंद्र बिंदु, व्यवहारवाद, मानवतावाद, एंड नेक्स्ट है संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। चलिए मिलाइए, इसका अच्छे से मिलाइए यहाँ से। तो इसका राइट आंसर 73 का दोस्तों क्या होगा? 73 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर है। 2 3 1 4। दी प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN एवं किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बताइए किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? 74 का राइट आंसर है दोस्तों डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक नहीं है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 75 का राइट आंसर डी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये प्राथमिक उत्पादक प्रदूषक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? कार्बनिक घटक है, अजैविक घटक है, ऊर्जा घटक है? कमेंट करिए, मैं सभी दोस्तों को कमेंट देख रहा हूँ। 76 का राइट आंसर दोस्तों है डी, मतलब पहला दूसरा तीसरा सभी सही हैं। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, एक बार पुनः मिलाइए। जैवमंडल भंडार अवस्थिति देखेंगे। नोकरेक पता है आप लोग को, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्तमलाई केरल में। बिल्कुल ईजी है सभी दोस्तों, ये मिलाइए आराम से। 77 का मिलाइए, 77 का डी हो जाएगा, डी राइट आंसर है। तो आइए मिला लेते हैं हम लोग। नोकरेक आपका मेघालय में है सीधा, मानस आपका असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्तमलाई केरल। ईजी था, सभी दोस्तों पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या होगा? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या AR वॉलेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाती है? कौन दर्शाती? कितनी? 5 6 7 8 कितनी? कौन सी संख्या SR वॉलेस स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाती है? तो किसने? भैया बी राइट आंसर है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है।
निम्नलिखित कथनों में कौन जीवमंडल के बारे में सही नहीं है? तो पढ़िए आप लोग और कमेंट करके बताइए कौन सही नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल है, रिवीजन किए होंगे तो बिल्कुल आप लोग लगा जाएंगे। 79 का राइट आंसर है दोस्तों डी। इसकी ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता द्वारा निर्धारित है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 80 की तरफ पहुंच चुके हैं। रबर निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? टुंड्रा, ज्वारी, हिमालयी, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार। तो 80 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। जयभार का व्युत्क्रमित पिरामिड दर्शाता है, कैसा दर्शाता है? 81 का क्या होगा यहाँ पे देखते हुए? जयभार पूछा है, इकोनॉमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयभार का व्युत्क्रमित पिरामिड जो होता है कैसा होता है? एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र है, घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र है, कुछ ऊपर है, आइए ऊपर देख लेते हैं। यह है आपका दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जलीय पारितंत्र है। अच्छा प्रश्न है। पारिस्थितिकी आला जिसे नीचे क्या संदर्भित करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, तो आशा करता हूँ इजीली आप लोग लगा ले जाएंगे इसे। 82 का राइट आंसर दोस्तों है बी, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका होती है। प्राकृतिक क्षेत्र विश्व को प्राकृतिक क्षेत्र विश्व की यहाँ पे भरना है आपको, इकाई के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक। तो किसका होगा? 83 का सी होगा, भौगोलिक होगा। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंट है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इस प्रश्न को करा चुका हूँ। तो कितना है? 200 से 300 फीट, 250 से 400, 150 से 300 फीट, 350 फीट, या 100 से 200 फीट। तो 84 का राइट आंसर है ए दोस्तों, 200 से 300 फीट होता है, उसके बाद नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये, स्टार्ट कर लेंगे। प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली साहब की है, बहुत ईजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 85 का राइट आंसर दोस्तों डेली। नियंत्रण कैसे करना है? नियंत्रण अपने आप पर, यानी कंट्रोल अपने आप पर डेली करना है, तो इसके हिसाब से डेली ट्रिक है, ध्यान में रख लेंगे। नियंत्रण सिद्धांत कैसे है? तो नियंत्रण किस पर करना है? अब खुद पर करना है, तो डेली सामने सीधा है, आप लोग देखेंगे आंसर सही करे जाएंगे इसके बाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है? तो हिंद महासागर की कौन सी जल? अगुलास है, लेब्राडोर है, एंटीलीज है, कनारी है। तो 86 का राइट आंसर दोस्तों ये अगुलास है। अच्छे से धारा पढ़ के जाइएगा आप लोग, 1 प्रश्न 2 प्रश्न बिल्कुल आपको मुलाकात करेगा एग्जाम में। कैलिफोर्निया जो ठंडी जलधारा है निम्नलिखित में से किस विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? ये भी आप लोग बता ले जाएंगे, बताइए, प्रयास करिए। 87 का राइट आंसर दोस्तों ए, यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र है, ये राइट आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं तो जानते ही होंगे, बाकी आइए डायरेक्ट हम लोग अभी कथन पढ़ते हैं। समुद्री जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ क्या घटता है कि बढ़ता है? बिल्कुल आप लोग बताइए। और यहाँ पे देखिए, तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच सुआंकित होती है। क्या कथन कारक सही है? या दोनों सही व्याख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छे से बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका? यहाँ पे देखिए 88 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मतलब ए सही परंतु आर गलत हो गया, बिल्कुल दिख ही रहा था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 89 देखेंगे। 89 क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम लवणता पेटी की किस औसत गहराई, अधिकतम लवणता पेटी की औसत गहराई क्या है? 0 से 500 मीटर, 300 से 1000 मीटर, या 700 से 1500 मीटर, या 1000 से 1500 मीटर? कमेंट करिए। अधिकतम लवणता पेटी पूछा है, उसकी औसत गहराई क्या होगी? 89 का दोस्तों बी है, 300 से 1000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित यानी ऑब्जॉर्व कर ली जाती है? दृश्य तरंगे, मध्य तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण, पैरावैगनी। तो 90 का क्या होगा? दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहिए ऐसे प्रश्नों को लेकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों, बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस मॉक टेस्ट को, और आप लोग जरूर बताएंगे 125 प्रश्नों में किस मित्र का कितना सही हो रहा है। अच्छे से ईमानदारी से आप लोग बताएंगे। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में शब्दों के सही युग्म को चुनिए। अक्षांश में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा होता है निम्न या कम, या निम्न अधिक, निम्न कम, उच्च कम, या उच्च अधिक? तो अच्छे से पढ़िए। अक्षांश में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का जो तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कैसा होता है? निम्न होता है कि उच्च होता है? चलिए 91 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा? 91 का राइट आंसर दोस्तों ए, सी इज द राइट आंसर, मतलब उच्च अक्षांश होते हैं, यहाँ पे निम्न होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कम होता है यहाँ पे, उच्च और कम। अच्छा प्रश्न था, सोचें। हो देखिए मैं पुनः गलत कर रहा था। 91 का दोस्तों सी होगा, 91 का सी होगा दोस्तों, बी और सी दोनों हो जाएंगे, बी और सी मतलब निम्न अधिक और उच्च कम दोनों हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था।
अटलांटिक महासागर की औसत गहराई सभी दोस्तों को पता है, इस पर कोई विशेष कोई दो राय नहीं, सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? 400, 4200, 3000, 3900। चलिए 92 का डी 3900। कभी कभी 4000 मिलेगा, लेकिन 3900 होता है। ऑप्शन में 3900 रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर 4000 पे आप लोग लगा देंगे टिक। चलिए, महाद्वीपीय मग्न तट तथा बितली मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। महाद्वीपीय मग्न तट तथा बितली मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मध्य महासागर का तट गर्त, महाद्वीपीय मग्न ढाल ग्वाइट। तो 93 का सी महाद्वीपीय मग्न ढाल होगा। सी राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न ढाल, बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है चिली मग्न तट, ऑस्ट्रेलिया मग्न तट, साइबेरिया चीनी तट, चीनी मग्न तट। 94 का सी है, साइबेरिया वाला पार्ट। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट करिए। तो 95 का राइट आंसर 220 स्टेपी जलवायु है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टॉर्नेडो की श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाना के आधार हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, पीजीटी वाले ध्यान रखेंगे, अच्छे से बताइए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मानदंड टॉर्नेडो की श्रेणीकृत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाना के आधार हैं? दाब घटक, ताप घटक, वायु गति या संबंधित संपत्ति का नुकसान? तो बताइए। 96 का राइट आंसर दोस्तों सी और डी दोनों हो जाएगा। वायु गति और संबंधित संपत्ति का नुकसान, सी और डी राइट आंसर है। चलिए 97 एक बार पुनः मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को। वायु राशियों के वर्गीकृत कोड हैं और उत्पत्ति के क्षेत्र की विशेषता। CP, MP, CT, MT। तो मिलाइए अच्छे से। राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 97 है। 97 का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा देखिए, और सी राइट आंसर यहाँ पे थर्ड, पहले का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 92 क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं। क्या है 92 है ना, 98 की तरफ। 97 का सी राइट आंसर था ना, सी, हाँ सी राइट आंसर है। आइए 98 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। शतक लगने वाला है, अच्छे से आप लोग बने रहिए, अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का मॉक टेस्ट थर्ड कैसा लगा, प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। स्थलाकृतिक वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है या संवहनी वर्षा है, या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 98 का दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 का? 98 का दोस्तों हो जाएगा बी आपका, चक्रवाती वर्षा है। स्टार कर लेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई क्या होती है? निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई, देखिए अच्छा प्रश्न ये भी है। ग्राम प्रति, स्टार करेंगे, ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति किलोग्राम या घन फीट या प्रतिशत। 99 का राइट आंसर दोस्तों ग्राम प्रति घन मीटर, ये राइट आंसर है। चिनूक पवन के विषय में आप लोग पढ़े होंगे। चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अच्छे से पढ़िए और आशा करूँगा मैं आप लोग का सही होना भी चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअल है, और बताइए उसके बाद क्या राइट आंसर होगा। 100 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी, मतलब पहला और थर्ड राइट आंसर है। ठीक है, मतलब पहला भी सही है और थर्ड भी सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। 101 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली जो शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? ये इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम के लिए। अच्छे से कमेंट करके बताइए क्या होगा। गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान में उत्तरी अमेरिका और भूमध्य सागर में चलने वाली जो शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? खमसीन कहते हैं, हरमट्टन, हबूब, चिली। 101 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 101 का दोस्तों ये खमसीन है, स्टार्ट कर लीजिएगा। कोस्ट और उनके परिसंचरण क्षेत्र के सुमेलित युग्म की पहचान करिए, तो बताइए अच्छे से। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 102 का डी, 102 का डी है, फेरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था। जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रासवी तरंग का निर्माण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिए पहले से। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था में किस अवस्था में जेट स्ट्रीम की रासवी तरंग निर्माण होता है दोस्तों? 103 का बी में होता है, द्वितीय अवस्था में। स्टार्ट कर लीजिए। 9-10 मई को एग्जाम में शायद ये प्रश्न दिख जाए आपको। तो कथन क्या है, अभिकथन क्या है, चलिए देखते हैं। पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है, या पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए एक प्रकृति का प्रयास है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? 104 का डी है भैया। 100 सही गलत है, परंतु वो 8 सही हो गया। ठीक है। हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाबों की पेटियों के मध्य होता है? हेडली कोशिका का निर्माण निम्नलिखित में से निर्माण किन दो वायुदाब पेटियों के मध्य होता है भैया? 105 का राइट आंसर है विश्वत रेखी निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 106 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। 106 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता, तो किसमें नहीं किया जाता तापक्रम का अध्ययन? 106 का दोस्तों सी, तिर्यक वितरण के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल की उष्णन से सबसे कम महत्व की है? संचालन, संवहन या इन दोनों में से? तो 107 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ई, संचालन।
अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तब क्या होगा? अगर पृथ्वी सारी आने वाली ऊर्जा को आपतित यानी आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो क्या होगा? स्थिर तपन हो जाएगा, स्थिर शीतलन, संचरण, स्थिर परावर्तन। तो सीधा सीधा आंसर दिखेगा, स्थिर तापन हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? मोस्ट इजी क्वेश्चन है, काला होगा। डेल्टा केम परिणाम है किसका? डेल्टा केम किसका परिणाम है? ये भी देखिए पीजीटी वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सभी। तो 110 का राइट आंसर दोस्तों ए, हिमनत निक्षेपण है। हिमनत निक्षेपण है डेल्टा केम। निम्नलिखित डेल्टा वाला नहीं पूछा है, डेल्टा केम पूछा है, ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आप कहेंगे गाद है। निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्वेदी स्थलाकृति है? बहिर्वेदी न कि अंतर्वेदी, बहिर्वेदी जो बाहरी स्ट्रक्चर बनती है। तो स्टेलेमाइट, स्टेटाइट, क्रेटर, स्तंभ। तो बिल्कुल बता जाएंगे। 111 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी, क्रेटर है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए, स्थलाकृति और अभिकर्ता, जलगर्तिका, घोलरंध्र, पल्सा, लूनेट, ये सभी देखिए पीजीटी में तो यहाँ से आ ही सकते हैं ये सभी प्रश्न, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये सभी। 112 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, मिलाइए बी, 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को कम करने का उपाय नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन है जो मृदा अपरदन को कम करने का उपाय नहीं है? समुच्च रेखी मेड़बंदी, पशुचारण, नियमित वानिकी, मिश्रित खेती। तो कौन नहीं है भैया? पशुचारण है, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, बी राइट आंसर है। ये सभी प्रश्न ईजी हैं। चलिए, संकल्पना और विद्वान मतलब किसने क्या कहा? प्राइमारम किसका है? पेडिप्लेन किसका है? पेनप्लेन, पेनिप्लेन। इसको तो आप लोग रट जाइए क्या, मतलब 2-3 बार देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, प्रश्न बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए बताइए। 114 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी, डी आया, डी राइट आंसर है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो डी राइट आंसर यहाँ पे, पहले का तीसरा, बी का 1, सी का 4, डी का सेकेंड। तो अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का सही उदाहरण है? ये प्रश्न ईजी है। तिब्बत है, गढ़वाल, महाबलेश्वर, पोटवार। तो 115 का राइट आंसर ए, तिब्बत है। अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत है, इंपॉर्टेंट ईजी। पहाड़ी चक्र ढाल बहुत ईजी है ये भी, किसका है? स्टॉलर का है, पेंग का, डेविस का, एल्सिकिंग का। तो पहाड़ी ढाल चक्र किसका है भैया? एल्सिकिंग का है। अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है भैया? तारिन बेसिन किसके बीच है? 17 का कमेंट करिए। बी, कुनलुन और टियनसान के बीच पाया जाता है तारिन बेसिन, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिए इसको भी। देखिए मैं सभी प्रश्नों को बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोग उन्हीं प्रश्नों को अगर विशेष तौर पे 2 से 1-2 बार देख लिए ना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए ना, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी 9-10 मई को एग्जाम हॉल की। तो अच्छे से 2-3 प्रश्न तो आप बढ़त हो ही जाएंगे अन्य मित्रों से। हवाई का किला हुआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अभिसारी प्लेट सीमा या महासागरी मेंटल प्लूम। तो 118 का दोस्तों हो जाएगा डी, मेंटल प्लूम। भूपरिवार पिच्छक। टॉर्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है? टॉर्स अवसादी में होती है या अग्नेय में, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। 119 का बी है दोस्तों, अग्नेय में होती है ज़्यादातर टॉर्स की उत्पत्ति। अच्छा प्रश्न ये भी है। समस्थिति से 5 प्रश्न और शेष बचे आज के मॉक टेस्ट थर्ड में दोस्तों, अच्छे से आप लोग अटेंड करिए। अच्छा, और कमेंट करके बताएंगे और 125 प्रश्नों में कितना सही हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कम बेसी पाने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, बस यहाँ से आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि अगर वो प्रश्न एग्जाम में आए 9-10 मई को तो उसको आप लोग आसानी से टैकल कर ले जाएँ। ये है इसका मतलब। तो 7 दिन लगातार आप लोग मॉक टेस्ट दे दीजिए एएस के टीचिंग टेबल से मिलकर। समस्थिति को संबंधित जड़ संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? समस्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? जॉली, एरी, प्राट, होम्स। 120 का सी, प्राट ने किया था। अच्छा प्रश्न है, प्राट और एरी का देख लेंगे आप लोग। ईसी बुलार्ड की संकल्पना संबंधित है किससे? तो ईसी बुलार्ड की संकल्पना किससे संबंधित है? रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से। अच्छा प्रश्न ये भी। निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है? पार्कर, मोर्गन, मैकेंजी, आर्टेलियस। तो इसको बताइए आप लोग, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा आप लोग के कमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? डी भैया, आर्टेलियस नहीं, मोर्गन है, पार्कर है, मैकेंजी भी है। ये भी प्रश्न अच्छा ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बनेगा, इसका राइट आंसर है डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चूज करना है। अच्छे से आप लोग पढ़िए तो लगाइए। चलिए 123 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, 2, 3 सही है। आइए 124, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम के लिए। इओन, महाकल्प, कल्प, युग। तो इसको आप लोग हूबहू तैयार कर लीजिए। तो सब ईजी है, ईजी भी है, अगर 2-3 बार देख लेंगे तो ईजी हो जाएगा। 124 का इओन सबसे बड़ा लंबी अवधि है। पृथ्वी की लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न होगा 125 में
125 क्वेश्चन है ये। थर्ड मॉक टेस्ट का बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा ये। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कमेंट करिए, इजी क्वेश्चन है। ग्रहण परिकल्पना, निहारिका, गैसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सी इज द राइट आंसर, गैसी परिकल्पना है। तो आशा करता हूँ आज का यह मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा। प्रश्नों का श्रृंखला भी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के संग्रह थे इसमें। तो इन प्रश्नों को 7 दिन लगातार आप लोग मॉक टेस्ट को दे दीजिए, तो चीज़ें आसान, कुछ तो आसान हो जाएंगी। कुछ प्रश्न यहाँ से आसानी से एग्जाम में आपको दिखेंगे 9-10 मई को। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आएंगी। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो मित्र नए हैं, पहली बार यहाँ के मॉक टेस्ट आके अटेंड किए होंगे, तो अगला अटेंड करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगली का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए, अगला होगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, मिलेंगे हम लोग अब किस में, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट 4 में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।